हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। वर्क एनर्जी पावर आप पढ़ रहे होंगे, न्यूमेरिकल्स लगा रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब तक हमने वर्क एनर्जी पावर में क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा वर्क क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कांस्टेंट फोर्स का वर्क, वेरिएबल फोर्स का वर्क। उसके बाद हमने पढ़ा एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के बारे में पढ़ा हमने, टाइप्स क्या होते हैं एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी डिराइव करी। उसके बाद हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा, वर्क एनर्जी थ्योरम की डेरिवेशन करी, फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करे। ये करते करते हमने 5 लेक्चर हमने ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, तो कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग क्या लगेगी आज? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या पढ़ा होगा? जाहिर सी बात है 9th या 10th क्लास में आप कुछ पढ़ के आए हैं एनर्जीज के बारे में, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक के बारे में पढ़ते थे कि जब गाड़ी भाग रही हो, लीनियर मोशन हो, तो उसका काइनेटिक एनर्जी, जब उसकी हाइट पकड़ ले वो, तो पोटेंशियल एनर्जी। और सही भी है ये बात। कायदे में आपको लेम लैंग्वेज में तो बात यही है कि जब गाड़ी सीधी भाग रही हो, जो उसकी लीनियर स्पीड होती है उसके थ्रू हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, और उसकी पोजीशन उठा के हम हाइट पर रख दें तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन बच्चों सच्चाई ये है कि पोटेंशियल एनर्जी टर्म अपने आप में डिफाइन होता नहीं है। एस.सी. वर्मा साहब का कहना है कि पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम क्या डिफाइन करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा मैं। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि मैं तेज़ बात कर रहा हूँ, वो YouTube पे ऊपर प्लेबैक स्पीड में जाके 0.75 क्लिक कर दे। और जिन बच्चों को ये लेक्चर्स आते हो, थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, उनको लग रहा हो मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो वो जाके प्ले बटन में 1.25 या 1.5 कर दे। उसके बाद मैं स्पीड से बोलना शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो पोटेंशियल एनर्जी जो चीज़ होती है बच्चों, सबसे पहली बात, ये एनर्जी होती है एसोसिएटेड विद पोजीशन ऑफ बॉडी। नोट्स बनाते रहो बच्चों, नोट्स के बिना फिर मुश्किल हो जाएगी। हमने काइनेटिक एनर्जी में क्या पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ द बॉडी। यहां हम पढ़ रहे हैं एसोसिएटेड विद पोजीशन ऑफ बॉडी। एसोसिएटेड विद पोजीशन ऑफ बॉडी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी को हम जो यू से डिनोट करते हैं, इसको हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते। एच.सी. वर्मा साहब ने यह कहा है कि हम डिफाइन करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज negative work done by conservative force in moving an object
फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। एनसीईआरटी और एससी वर्मा साहब ने एक बात कही है कि बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, वो स्पेसिफिकली कोई टर्म नहीं है जिसको हम डिफाइन कर सके। पोटेंशियल एनर्जी जो शब्द निकला है, जो हम डेफिनेशन बचपन में सुनते आए हैं बच्चों, वो एक्चुअली में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से निकला है, और वो किस कदर निकला है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन असल में जो बॉटम लाइन है, जो डेटम लाइन है, या कहो कि जो बेस लाइन है, वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ अ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट एट फाइनल पॉइंट। ठीक है, यहां से यहां लाने में, यहां से यहां लाने में जो चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर पोटेंशियल एनर्जी जो हम पढ़ते आए हैं mgh, वो कैसे आया? वही, इसलिए मैं कह रहा हूं इस लेक्चर को अंत तक देखें, कृपया इस लेक्चर को अंत तक देखें, आपको सब समझ में आएगा कि वो mgh टर्म कहां से आता है। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ये मिटा दूं? तो बच्चों बात आती है कि वो जो mgh टर्म है वो कैसे आता है। देखो बच्चों, हमें तीन तरह की पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी होती है। पोटेंशियल एनर्जी तीन जगह एसोसिएटेड होती है। कहां कहां? क्योंकि तीन ही कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, और उन्हीं तीन जगह पर हमें पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी होती है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से बताए थे मैंने? पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा था स्प्रिंग फोर्स, बताया था ना कंजर्वेटिव फोर्सेस में, इसलिए हम पढ़ेंगे स्प्रिंग एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेस्ड स्प्रिंग। ये करके एक पूरा टॉपिक होता है, लेकिन जनरली यही होता है। तीसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। ठीक है, इस साल हमें पढ़ने हैं ये दोनों। ठीक है, तो बच्चों हेडिंग डालो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक काम करें, देखो ये एक ब्लॉक है जिसका मास है m। इसको पहले हम, ये था h1 हाइट पर, ठीक है, बाद में हम इसको ले गए h2 हाइट पर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये ग्राउंड है, पहले हम इसको h1 हाइट पर ले गए, ठीक है, फिर हम उसको h2 हाइट पर ले गए। तो इस पॉइंट से सपोज करो कि ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B, तो A टू B जाने में, A और B के जाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ? हम अगर ये देखें तो क्या होगा,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए टू बी कैन बी डिवाइड एज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सपोज करो जो बी पे है आपका वो तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई यू एफ माइनस यू आई, यही तो होगा डेल्टा यू। यू आई हो गई आपकी ए पे, या मैं इसको यहां लिख सकता हूं कि बी और ए, या मैं लिख सकता हूं फाइनल और इनिशियल। मैं फाइनल इनिशियल ही लिखूंगा इसको, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, पहले हम वर्क डन निकाल लें। पहले हम वर्क डन निकालें। वर्क डन कितना होगा, पहले हम यहां पे लिख दें नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या है यहां, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है यहां, mg। और फर्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट है h। अब एक FBD देखो, mg लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है h, तो थीटा तो 180 हो गया, ठीक है। थीटा तो 180 हो गया, तो यानी कि वर्क डन अप टू ए कितना हुआ हमारा, माइनस एम जी एच वन, माइनस एम जी एच वन। सिमिलरली नीचे से ऊपर जाने का वर्क डन कितना होगा, माइनस एम जी एच टू, माइनस ऑफ एम जी एच टू। भाई जैसे हमने इसका निकाल द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, कॉस 180, तो माइनस, सिमिलरली इसका निकल जाएगा ग्राउंड से बी तक जाने का, माइनस एम जी एच टू। तो अगर हमें ए से बी तक का वर्क डन निकालना है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, वर्क डन अप टू बी माइनस वर्क डन अप टू ए। स्केलर क्वांटिटी है ये तो क्या हो जाएगा, माइनस एम जी एच टू माइनस ऑफ माइनस एम जी एच वन, तो ये हो जाएगा एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू, ठीक है। एम जी बाहर कॉमन ले लें, एम जी एच वन माइनस एच टू, ये हो गया आपका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, समझ में आया। दोबारा देखें, हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स mg होता है, mg लग रहा है नीचे, हम मूव कर रहे हैं ऊपर, तो दोनों के बीच में थीटा क्या हुआ, 180 डिग्री। तो वर्क डन क्या हुआ ए के केस में, जहां डिस्प्लेसमेंट आपका h1 है वहां पे क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, fs कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह 180 डिग्री रख दो थीटा की जगह, तो -1 हो जाएगा, तो माइनस एम जी एच वन हो जाएगा। सिमिलरली ग्राउंड से बी तक जाने के लिए कितना वर्क डन होगा, माइनस एम जी एच टू। अब हमें निकालना है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जाने में कितना वर्क होगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जाने में कितना वर्क होगा, वो होगा माइनस एम जी एच टू माइनस ऑफ माइनस एम जी एच वन। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू। हमने एम जी कॉमन लिया तो एम जी इंटू एच वन माइनस एच टू, ठीक है, एम जी इंटू एच वन माइनस एच टू। अब देखो तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस एम जी
H1 माइनस H2, माइनस को मैं अंदर ले जाऊं अगर तो MgH2 माइनस H1, यह आ गया आपका UF माइनस U इनिशियल। असल में यही एक्सप्रेशन है जो पोटेंशियल एनर्जी का होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। वही करा हमने यहां पर। तो MgH2 माइनस H1, सर MgH कहां से आया? हमें तो MgH पढ़ा है, MgH कहां से आया? देखो बच्चों, यहां से यहां आने की डिस्प्लेसमेंट क्या थी? H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, ठीक है। अगर ये M जो है ये यहां ना होकर यहां होता, ये A पॉइंट होता, यानी कि ये ग्राउंड पर होता। इफ initial point is at ground and final position is at height H above the ground। अगर इनिशियल पॉइंट ग्राउंड पर है और फाइनल पॉइंट H हाइट अबव है ग्राउंड के, तो इनिशियल पॉइंट ग्राउंड पर है यानी कि डिस्प्लेसमेंट H1 तो जीरो हो गई, और फाइनल पॉइंट H हाइट पर है यानी कि H2 हो गया हमारा H। तो जरा यहां पर रखो, अब ग्राउंड पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ग्राउंड पर तो जीरो होती है, सबको पता है ये बात। ग्राउंड पर रखी हुई चीज की एनर्जी जीरो होगी। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ग्राउंड पर रखी हुई चीज की एनर्जी जीरो होगी ना। हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि इस पोजीशन से हिलाने पे यहां पर जो वर्क डन हुआ उसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ग्राउंड पर तो कुछ भी नहीं हिले हम, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ग्राउंड पर जीरो रहेगी। तो यानी कि U इनिशियल जीरो, तो सिर्फ और सिर्फ U फाइनल बचेगी। U फाइनल माइनस U इनिशियल, U इनिशियल की जगह हम लिखेंगे जीरो, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ U लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू MgH। ये डेफिनेशन आप पढ़ते हो हमेशा कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज MgH, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अटेन्ड। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन आप पढ़ते हो, लेकिन U इज इक्वल्स टू MgH का आया कहां से, इसका बैकग्राउंड कहां से है, तो ये पूरा डेरिवेशन होता है, तब जाके आपका U इज इक्वल्स टू MgH आता है। यहां मैंने क्या किया, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब फाइनल इनिशियल की बात तो तब होगी ना बच्चों जब दोनों रेस्पेक्टिवली एग्जिस्ट करते होंगे। यहां इनिशियल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इनिशियल तो जीरो है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो फाइनल पोजीशन है उसको मैं सिर्फ और सिर्फ U लिख सकता हूं। सिमिलरली H2 माइनस H1 में H1 तो जीरो हो गया, तो H2 की जगह मैं सिर्फ H लिख सकता हूं, तो U इज इक्वल्स टू MgH आ गया आपका। तो इसके बाद आप वो लाइन लिखेंगे दिस गिव्स, एक्चुअली में आप इसकी बाद वो लाइन लिखेंगे दिस गिव्स एक्चुअल इक्वेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन मूविंग अ पॉइंट फ्रॉम हाइट H1 टू हाइट H2। उसके बाद केस में नोट में डाल के आप लिखेंगे इफ द डिस्प्लेसमेंट H1 इज जीरो, दैट इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द ब्लॉक इज एट ग्राउंड, देन वी मूव इट टू द हाइट H, तो उस केस में हमारा U इनिशियल जीरो हो जाएगा, U फाइनल इज इक्वल्स टू U हो जाएगा, H2 माइनस H1 का H2 माइनस जीरो हो जाएगा और H2 इज इक्वल्स टू H में कन्वर्ट हो जाएगा, तो U इज इक्वल्स टू MgH आ जाएगा। ये पूरा एक थ्योरेटिकल पार्ट है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं इसको बनाकर। अगर समझ में नहीं आया मैंने अभी क्या पूरा थ्योरेटिकल पार्ट में, तो रिवाइंड करके स्लो मोशन में दोबारा देख लेना और उसको नोट कर लेना अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो U इज इक्वल्स टू MgH हमारा आ गया।
यहां तक आपने नोट कर लिया इसको, यहां तक आपने नोट कर लिया इसको, रब कर दूं। अब एक बात और, चलो पहले इसको रब करते हैं, पहले सिर्फ इतना पार्ट रब करते हैं। और एक चीज आप नोट कर लो, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर H डिस्प्लेसमेंट हुई तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई, इसके नीचे होगी डिस्प्लेसमेंट H तो ये होगी -mgh। कैसे बेटा? पूरा कॉन्सेप्ट यहां पे चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा, ये पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा, तो mg ब्रैकेट में H2 - H1 हो जाएगा। वहां पे हम नेगेटिव वर्क डन लगाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है? तो ये -mgh हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट बिलो द ग्राउंड हो तो -mgh, जब अबव द ग्राउंड हो तो पॉजिटिव mgh, ठीक है? नोट कर लो। एक छोटी सी डेफिनेशन एस.सी. वर्मा साहब ने जो एंड में लिखी है वो भी आप लोगों को बता दूं मैं। एस.सी. वर्मा साहब ने एंड में एक क्वेश्चन लिखी है कि स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव स्मॉल चेंज इंटीग्रेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू इंटू dx। भाई वर्क डन कंजर्वेटिव को हम लिख सकते हैं FC इंटू dx। स्मॉल वर्क डन तो यही होगा, कंजर्वेटिव फोर्स तो कांस्टेंट होता है, x के साथ ही चेंज होगा, इसलिए चेंज इन वर्क डन है, इसीलिए ये है। तो ये भी एक डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं। काम तो शायद इतनी ना आए स्कूल लेवल पे, लेकिन नोट्स में लिखना लायक चीज है। आप इसको लिखो, शायद काम आ जाए। अच्छा, इसमें लिमिट वगैरह तो बताने की जरूरत नहीं है ना, ये तो पता ही होगा आपको। U इनिशियल से U फाइनल तक जाएगा ये, तभी तो U फाइनल माइनस U इनिशियल होगा, ठीक है? वही डेफिनेशन है जो हमने पढ़ी है अब तक, ठीक है? नोट कर लो। तो बच्चों अब एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़नी है हमें, जो स्कूल पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है। हमें पढ़ना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करो कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका K है। स्प्रिंग कांस्टेंट तो पता होगा ना, स्प्रिंग का अपना अलग अलग होता है। हमने इसको स्ट्रेच कर दिया बाय डिस्प्लेसमेंट x। अब आप लोगों को पता होगा कि स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, जिसके जो kx के इक्वल होता है, और वो नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट टू मोशन स्प्रिंग लगाता है इसको। अपोजिट टू मोशन, मोशन मतलब हमने यहां से इसको पकड़ के खींचा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हमने एक्सटर्नल फोर्स इसको यहां से पकड़ के इस डायरेक्शन में लगाया, तो रीस्टोरिंग फोर्स इसमें इस तरफ बिल्ड होगा, इसीलिए वो नेगेटिव होता है, ठीक है? अब स्प्रिंग का रीस्टोरिंग फोर्स यानी कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कायदे में कंजर्वेटिव है। स्प्रिंग फोर्स मैंने आपको बताया था ना कंजर्वेटिव होता है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा? एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहां सपोज करो, चलो एक बात और लिखते हैं,
फोर्स वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि डिपेंड्स ऑन एक्स। जैसे जैसे एक्स बढ़ता रहेगा रीस्टोरिंग फोर्स कम होता ज्यादा होता रहेगा। तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, रीस्टोरिंग फोर्स को हम कांस्टेंट मान ले, तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा उस टाइम पर? माइनस ऑफ kx dx। इंटीग्रेट करें, समझ में आ रहा है ना? मैंने एफ आर की जगह माइनस के एक्स रख दिया और इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वही तो वर्क डन होगा, वही तो वर्क डन होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से x, 0 से x इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के तो कांस्टेंट हो गया, माइनस के तो कांस्टेंट हो गया, 0 से x, x dx। तो w इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 टू x, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये तो वर्क डन हो गया। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बताओ? नहीं पता? नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो माइनस ऑफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, जब x इज इक्वल्स टू 0 था, यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं था, तो p इनिशियल तो 0 रही होगी और p फाइनल हो जाएगी, सॉरी u इनिशियल तो 0 होगा और u फाइनल को हम u लिख सकते हैं। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं ना, u फाइनल माइनस u इनिशियल। अब इनिशियल कब थी? जब x इज इक्वल्स टू 0 है, तभी तो थी इनिशियल, वो तो 0 हो गई, वहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ हुई नहीं, हमने स्ट्रेच ही नहीं करा था उसको तब तक। तो और यूएफ को हम u लिख सकते हैं। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। नोट कर लो। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू निकालें, वो भी आपको बता देता हूं मैं। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, वहां पे हम कर सकते हैं इसको एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू। अब देखो, वो स्प्रिंग तो आपने बनाया होगा अपनी कॉपी में, वो माइनस के एक्स था, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे हम, वो इक्वल एंड अपोजिट होगा रिस्टोरिंग फोर्स के, तभी तो हम खींच पाएंगे उसको। भाई किसी भी चीज को हमें खींचना है तो उसके इंटरनल फोर्स के इक्वल अपोजिट फोर्स तो हमें लगाना ही पड़ेगा कम से कम। तो ये मिनिमम फोर्स तो रिक्वायर्ड यही है। अब ये क्या हो गया? माइनस ऑफ माइनस के एक्स
F इज इक्वल्स टू के एक्स। अब ये भी वेरिएबल फोर्स है जनाब, ये भी वेरिएबल फोर्स है भाई साहब। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए F कांस्टेंट मान लें, तो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन क्या होगा, F डॉट डी एक्स एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा है ये, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स, के एक्स इंटू डी एक्स। मैंने वो वाला मेथड आपको इसलिए समझाया ताकि आपको पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू, कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन निकाल के पोटेंशियल एनर्जी निकालना आ सके, इसीलिए मैंने आपको वो वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये फिर से 0 टू x इंटीग्रेट करेंगे तो के एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, 0 से x, तो वर्क डन आ गया हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स है तो हमने एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कैपेबिलिटी ऑफ वर्क डन, यानी कि जितनी कैपेबिलिटी है हमारी वर्क डन करने की वही हमारी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस वर्क डन will get stored in form of potential energy। तो हम लिख सकते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जीज हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक ये भी मेथड था, ये एक्सटर्नल फोर्स का मेथड है। एक्सटर्नल फोर्स में क्या होता है, जब हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं तो वो वर्क उसकी एनर्जी में कन्वर्ट होकर उसके अंदर स्टोर हो जाता है। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी में इसको डिराइव किया था, उस तरह से हम इसको डिराइव करें तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर यहां भी आ रहा है। सिमिलरली अगर हम इसको कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू डिराइव करें तो वर्क डन आपका नेगेटिव आ रहा था, क्योंकि आपका वर्क डन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था। तो उस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव वर्क कितना होगा, पॉजिटिव वर्क, तो वो पॉजिटिव हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया था। तो ये दो तरीके थे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करने के। स्लिप हो रही है मेरी टर्म। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर में मजा आया होगा, पढ़ने में गया। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पढ़ने में मजा आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स की डेरिवेशन समझ में नहीं आई स्प्रिंग के केस में, तो आप नॉर्मल ये वाली डेरिवेशन कर सकते हैं, ये भी आसान है, ये ज़्यादा आसान है, बल्कि वो कंसेप्चुअल बेस है। ये सीधा सीधा एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू हम जो वर्क डन करते हैं वो एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। वो वाला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते आए हैं जब से हमने एनर्जी पढ़ी है, उसके बेस पे ये वाला कॉन्सेप्ट था। तो ये थोड़ा सा आपको आसान लगा होगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए जब तक मैं आपका नया लेक्चर लेके नहीं आता। नए लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत बढ़िया टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा पढ़ के आपको। हर जगह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो आप और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते चले जाओ, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।